नमस्कार साथियों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास है। द्विगु समास के विषय में इस प्रश्न में बात हो रही है। आपके विकल्प हैं अंधकूप, अष्टाध्यायी और घृतान परमानंद। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है द्विगु समास का उदाहरण है, किसमें आपका द्विगु समास है? अंधकूप, अष्टाध्यायी, घृतान, परमानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो इसमें जो आपका द्विगु समास जो है इन चारों में से आपका विकल्प संख्या दूसरा जो है अष्टाध्यायी, इसमें आपका द्विगु समास है। अष्टाध्यायी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। इसका जो समास विग्रह हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का 8 अध्यायों का समूह। इसमें होता क्या है कि जो आपका द्विगु समास होता है और इसका अर्थ होता है संख्यावाचक। द्विगु समास का अर्थ संख्यावाचक होता है। इसमें जो है पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है और जो इसमें उत्तर पद होता है यह विशेषण होता है और यह हमेशा समूह का निर्माण करता है। तो यह 8 अध्यायों का समूह का निर्माण कर रहा है। ये विकल्प 8 अध्यायों का समूह निर्माण हो रहा है। इसमें 8 अध्यायों का समूह जिसको अष्टाध्यायी कहेंगे, इसी में आपका द्विगु समास है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है इनमें से तद्भव का सही संधि विच्छेद है। तद्भव का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। आपके 4 विकल्प हैं तदधन भव, ततधन भव, तत्धन भव और तदधन भव। तो इन चारों विकल्पों में से आपको जो सही संधि विच्छेद है तद्भव का वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, तद्भव का जो सही जवाब है ये जो विकल्प संख्या आपका तीसरा है, यही आपका सही उत्तर है। तद्भव में जो है आपका तद्भव जो है तद्भव का सही संधि विच्छेद है ततधन भव। इसमें जो है यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। यह व्यंजन संधि यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तद्भव जो है तद्भव में जो है आपका ततधन भव सही संधि विच्छेद है इसका। और यह जो है व्यंजन संधि में आता है। व्यंजन संधि में इसमें क्या होता है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण से बदल जाता है। तो यह पहला वर्ण जो है त, थ और द, ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण से बदल गया है तो आपका ततधन भव हो गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है इनमें से कौन सा आसमान पर चढ़ना का सही अर्थ है। आसमान पर चढ़ना का सही अर्थ आपको बताना है। आपके विकल्प हैं अहंकार बढ़ जाना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, ऊर्जा का अत्यधिक होना और अत्यधिक प्रशंसा करना। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प है वह चुनना है कि आसमान पर चढ़ना का सही अर्थ कौन सा होगा। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर हो जाएगा, आसमान पर चढ़ना का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प संख्या चौथा जो है ये सही उत्तर है, अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी को आसमान पर चढ़ाना या आसमान पर चढ़ना जो है इसमें किसी की अत्यधिक प्रशंसा जब की जाती है तो उसमें आपका जो है ये चौथा विकल्प हो जाएगा कि इस आसमान पर चढ़ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है इनमें से प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। प्रगतिवादी काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? कल्पना की प्रचुरता, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थ चित्रण। तो इन चारों में से जो आपका सही विकल्प है उसका चुनाव करना है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता जो है कौन सी है? कल्पना की प्रचुरता, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थ चित्रण। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्य की जो विशेषता नहीं है वह पहला ही विकल्प है, कल्पना की प्रचुरता यह नहीं है। बाकी जो है तीनों आपके विकल्प सही हैं। और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो नहीं में यही कल्पना की प्रचुरता नहीं है। प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत सीधी और सरल, तेज तर्रार और कभी कभी जो है व्यंग्यपूर्ण आक्रामक शैली, काव्य शैली का वाचन इसमें होता है। तो इस प्रकार से आपका पहला विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है अपितु साधन है। उक्त पंक्ति किस से संबंधित है? आपकी जो पंक्ति है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है अपितु एक साधन है, उक्त पंक्ति किस से संबंधित है?
इस उक्त पंक्ति का किससे संबंध है? तो इस प्रश्न का आपको 4 विकल्प दिया गया है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से आपको चुनाव करना है कि किस कवि की ये पंक्तियाँ हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि ये जो है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है अपितु साधन है। यह पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं? आपके विकल्प हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका विकल्प संख्या जो दूसरा है वो सही है। अज्ञेय जी जो हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है और इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक जो है पत्रिका है, ये तार सप्तक नामक पत्रिका, इसमें इन्होंने जो है पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था सन 1943 में। और ये जो है प्रयोगवाद के रूप में उभर कर आई थी ये पत्रिका, और प्रयोगवाद की शुरुआत तभी से मानी जाती है जब से इन्होंने 1943 में तार सप्तक नामक पत्रिका का संपादन किया था। और तार सप्तक तभी से जो है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। पद्य रचना कब प्रारंभ हो गई थी? आपके विकल्प हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं शताब्दी या दूसरी से तीसरी शताब्दी। तो आपको चारों में से जो है वह विकल्प बताना है जो जब जो है पद्य की रचना प्रारंभ हुई थी। तो पद्य की जो प्रारंभिक काल माना जाता है, पद्य की जो रचना प्रारंभ हुई थी, तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी, दूसरा विकल्प सही उत्तर है। 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है आपका जो है इसकी पद्य जो है हिंदी पद्य की रचना प्रारंभ हो गई थी। साहित्य की दृष्टि से बात की जाए तो पद्यबद्ध जो रचनाएँ हैं जो मिलती हैं उसमें दोहों के रूप में मिलती हैं। प्रारंभिक काल में यह दोहा के रूप में मिलती हैं। और इसमें जो है इसके जो विषय हैं, पद्य रचनाओं के जो विषय हैं, उस विषय में जो है जो इसका विषय है, इसमें जो है धर्म और धर्म के अलावा नीति और उपदेश, यह जो है इसकी जो विषय हैं धर्म, नीति और उपदेश आदि इसमें जो है प्रमुख हैं। तो आपका दूसरा विकल्प 7वीं से 8वीं शताब्दी ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि नौका झील में डूब गई, पंक्ति में कारक बताना है। नौका झील में डूब गई, ये जो पंक्ति दी गई है, इसमें जो है कारक बताना है कि कौन सा कारक है। आपके विकल्प हैं अधिकरण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और करण कारक। तो इन चारों में से कौन सा आपका सही विकल्प है? नौका झील में डूब गई, अधिकरण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, जो नौका झील में डूब गई, इसमें जो है आपका में प्रसर्ग का प्रयोग हो रहा है। में, इसमें प्रसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए जो है इसमें जो आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प सही उत्तर है। इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। पहला विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। इसमें जो है में प्रसर्ग का प्रयोग हो रहा है। में, पे और पर, ये जो है आपके अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण कारक, तो इसमें जो है आपका पहला ही विकल्प अधिकरण कारक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? आपके विकल्प हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, और चौथा और अंतिम विकल्प है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? आपके विकल्प नीचे दिए गए हैं। पहला विकल्प है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, और अंतिम विकल्प है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसमें जो है पूछा गया है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, तो आपको हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है और विकल्प आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है वह आपका कौन सा हो जाएगा मित्रों? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो इसका जो आपका हिंदी भाषा का विकास का जो सही क्रम है वह आपका पहला ही विकल्प सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, हिंदी भाषा के विकास का यह जो है सही क्रम है। हिंदी भाषा
के विकास का क्रम। हिंदी भाषा के विकास का ये जो है क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है तुरंग किसका पर्यायवाची है। आपको शब्द दिया गया है तुरंग और तुरंग में पूछा गया है कि पर्यायवाची ये किसका है। आपके विकल्प है मृगेंद्र, कपोत, अश्व और गर्दभ। मृगेंद्र, कपोत, अश्व और गर्दभ में आपको जो है चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, जो तुरंग जो पर्यायवाची है वह आपका अश्व का पर्यायवाची है। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। तुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं अश्व के अलावा जो है इसका जो घोड़ा भी कहते हैं, इसको घोड़ा का ही जो पर्यायवाची है। घोड़ा और चित्त भी कहा जाता है इसको, चित्त, घोटक भी कह देते हैं, घोटक और है, यह जो है इसके पर्यायवाची हैं तुरंग का। अश्व, घोड़ा, चित्त, घोट और है, घोटक और है। तो तुरंग जो है आपका विकल्प संख्या तीसरा अश्व का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची घोड़ा, चित्त, घोटक और है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इस पंक्ति में जो है आपको कुछ बताया गया है। इस पंक्ति में कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत सभापद खसे, चली भाजी भय मारुत ग्रसे। तो इस पंक्तियों को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत सभापद खसे, चल भाजी भय मारुत ग्रसे। तो इस पंक्ति में इस पंक्ति का रचयिता पूछा गया है कि इस पंक्ति का जो है कौन रचयिता है, इस पंक्ति की रचना किसने की है। तो आपके विकल्प हैं तुलसीदास, जायसी, देव और नूर मोहम्मद। तुलसीदास, जायसी, देव और नूर मोहम्मद, इन चारों में से आपको उचित और सही विकल्प बताना है कि किसने जो है किस कवि ने इस पंक्ति की रचना की है। आपके जो है विकल्प हैं तुलसीदास, जायसी, देव और नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका पहला ही विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। ये जो पंक्तियाँ जो हैं ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। इसके जो रचयिता हैं वह तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी द्वारा जो है रामचरितमानस में यह पंक्तियाँ जो है रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, उससे ली गई हैं। और इसका अर्थ जो है इसमें बताया गया है, पंक्तियों का अर्थ हो जाता है कि वानर श्रेष्ठ अंगद के विषय में बात हो रही है। वानर श्रेष्ठ अंगद ने जो है बहुत ज़ोर से कटकटाए और तमतमाकर अपने जो है दोनों भुजदंडों को जो है मुट्ठी को पृथ्वी पर दे मारा और पृथ्वी जिससे जो है हिलने लगी, कंपायमान हो गई और जिससे जो है बैठे हुए जो सभासद थे वह गिर पड़े और भय रूपी जो पवन का झोंका आया उससे ग्रस्त होकर भाग चले। तो यही इसका जो है सार था इस पंक्तियों का और यह पंक्तियाँ दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा तुलसीदास, पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है। आपको हमारे प्रश्नों का चयन कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो है उत्तर जो है दे सकते हैं कि हमारे जो प्रश्नों का चुनाव कैसा लगा, जिससे जो है आगे और प्रश्नों को बनाने में सहायता मिले। और आपको कैसे प्रश्न चाहिए आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।